अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको ये मालूम ना हो कि आज ईरान ने तकरीबन 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल के ऊपर दागे हैं। और आप में से बहुत से लोगों को ये भी मालूम होगा कि ये ईरान की तरफ से एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी, क्योंकि 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानियन एम्बेसी को टारगेट किया था, जिसमें तकरीबन 8 के करीब लोगों की अमवात हुई थी, जिनमें 2 आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जनरल्स भी शामिल थे। तो ये आप सबको मालूम होगा कि ये ईरान की तरफ से एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी, जो कि इन्होंने अपनी एम्बेसी पर अटैक के जवाब में की थी और ये इन्हें करनी ही थी। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसकी बात नहीं करना चाहता, मैं अभी बात करना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड की, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइली भी कोई बच्चे तो नहीं हैं, उनको भी मालूम होगा कि जब वो ईरानी सिफ़ारत खाने के ऊपर अटैक करेंगे तो ईरान की तरफ से इसकी रिटेलिएशन आनी ही आनी है। तो फिर इसराइल ने ये अटैक क्यों किया? इसका बैकग्राउंड क्या है? तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड है नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर। थ्रू आउट हिस्ट्री ज़्यादातर जंगों की वजह किसी एक आदमी के पॉलिटिकल एम्बिशन बनता है, या फिर ये वजह बनती है कि उस आदमी का पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा होता है और फिर वो उसको सेव करने के लिए अपनी पूरी कौम को और दुनिया को जंग में झोंक देता है। नेतन्याहू का ताल्लुक इसराइल की ज़ायोनिस्ट लॉबी से है। ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि पूरी इसराइली और फ़लस्तीनी ज़मीन यहूदियों की है, इसराइलियों की है, और ये इस पूरी ज़मीन के ऊपर कहीं भी फ़लस्तीनियों का किसी किस्म का टेरिटोरियल राइट तस्लीम नहीं करते। ये गज़ा को और वेस्ट बैंक को और इंक्लूडिंग माउंट टेम्पल जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, इस पूरे रीजन को ये इसराइलियों का की ज़मीन तस्वुर करते हैं। तो नेतन्याहू का ताल्लुक इस ज़ायनिस्ट लॉबी से है। नेतन्याहू ने 1984 से 88 तक यूएन में इसराइल के एम्बेसडर की हैसियत से सर्व किया है, और इसने 1990s में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एज अ स्टार पॉलिटिशियन इसराइल के पॉलिटिक्स में आया, और इसने आके इसराइल की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसका ताल्लुक इसराइल की ज़ायनिस्ट लॉबी से है, और इन लोगों का ख़्याल ये है कि इनको फ़लस्तीनियों के साथ किसी भी किस्म के पीस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। वो फ़लस्तीनियों को साइड लाइन करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करके दुनिया भर का बिज़नेस इसराइल में लाके इसराइल को एक जो वेस्टर्न ड्रीम लाइफ है वो दे सकते हैं, और उनको किसी किस्म के पीस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसने इसराइल की इकोनॉमी को बहुत बेहतर किया, इसने दुनिया भर के बिज़नेस को अट्रैक्ट किया, और इसके दौर में तकरीबन 60% इसराइली जीडीपी इम्प्रूव हुई थी। लेकिन अब पिछले 8-10 सालों से नेतन्याहू के पास वो पॉलिटिकल बैकिंग और वो जो पॉपुलर सपोर्ट थी वो नहीं है। ख़ास तौर पे 2018 में जब इसके ख़िलाफ़ एक करप्शन का स्कैंडल सामने आया, और उसके बाद से इसके ये अंडर ट्रायल है, इसके ऊपर करप्शन का ट्रायल चल रहा है, उस वक़्त से इसकी जो पॉपुलर सपोर्ट है उसको काफ़ी धचका लगा था। और फिर पिछले साल नेतन्याहू ने इसराइल की सुप्रीम कोर्ट को वीक करने के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। अगर वो जुडिशल रिफॉर्म्स के बिल पास हो जाते तो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट काफ़ी वीक हो जाती, और जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ करप्शन का स्कैंडल चल रहा है, जो करप्शन का ट्रायल चल रहा है, उस पे भी इसका असर होता। तो इस वजह से पिछले साल पूरे इसराइल में बहुत मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी नेतन्याहू के ख़िलाफ़। और फिर इस पूरे इंटरनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड में होता है 7 अक्टूबर, जब हमास इसराइल पर अटैक करता है। उस अटैक के बाद नेतन्याहू एक वॉर कैबिनेट बनाता है, अपनी हुकूमत को डिसॉल्व करता है और एक वॉर कैबिनेट बनाता है, और उसने अपने लोगों से वादा किया कि वो एक तो जो होस्टेजेस हमास ने बनाए थे उन सबको छुड़ाएगा, उसके अलावा उसने ये भी वादा किया था कि वो हमास का जड़ से ख़ात्मा कर देगा। लेकिन अब तक इतने महीने गुजरने के बाद भी, और जो कुछ जुल्म इसने फ़लस्तीन में किया, और इसके बावजूद कि फ़िज़िकली इसराइल की आर्मी जो है वो गज़ा में मौजूद है, इन सब बातों के बावजूद अब तक उसको कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। ना अब तक वो होस्टेजेस छुड़ा सकें, और ये भी सब जानते हैं कि हमास का अभी तक वो ख़ात्मा नहीं कर सके। तो ये पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था जिसमें अब इलेक्शन आने वाले थे, और इसराइल के लोग अपनी छुरियाँ तेज़ करके नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इंतज़ार में बैठे हुए थे इलेक्शंस के। इस पूरे पूरे बैकग्राउंड में जो इसराइल का अपना मीडिया है और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जहाँ पे रोज़ाना इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उस तरीके के ऊपर जिस तरह वो अपनी वॉर कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा इशू था जिसकी तरफ से नेतन्याहू को इसराइल को एक डाइवर्जन चाहिए थी। और जो ये ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया,
उसका मकसद भी यही डायवर्जन प्रोवाइड करना था, जिससे दुनिया की नज़रें इस पूरे वाक़ये से हट के ईरान और इसराइल की जंग की तरफ चली जाएँ। अब ये सब कुछ जो किया गया इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट भी नोटन नेतन्याहू को हासिल थी या नहीं थी, इसके बारे में अभी तक तो कुछ यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये बात इस बात का फ़ैसला अगले 2-3 दिन में हो जाएगा। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू को सपोर्ट करती है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे, ईरान को रिस्पॉन्ड करे, इसमें अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू को सपोर्ट करती है तो इसका मतलब कि अमेरिकन टेसिट अप्रूवल नेतन्याहू के साथ था। लेकिन अब तक ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब तक इसराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी है और उसमें भी ये डिसीजन नहीं लिया गया कि इसराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करेगा। ना ही अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इसराइल को ईरान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इन सब वाक़यात से अब तक ऐसा ही लगता है कि नेतन्याहू ने जो कुछ भी किया था वो अपनी मर्ज़ी से किया था और इसमें अमेरिकन सपोर्ट उसको हासिल नहीं थी। अब रह गई बात ईरान की, तो ईरान को एक ऐसी सिचुएशन में फँसा दिया गया था, जहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना था, क्योंकि इंटरनली भी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि वो इस हमले का जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं देता तो ईरान की प्रेस्टीज को काफ़ी इससे नुकसान पहुँचता। तो ईरान को इस सिचुएशन में फँसा दिया गया था, लेकिन ईरान ने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने तकरीबन 10-11 दिन इंतज़ार किया और इस पूरे अरसे में वो डिप्लोमैटिकली पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए तमाम मुल्कों से बात करते रहे और फिर उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया है वो भी इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स है जिसमें डैमेज कम से कम हुआ है। इस अटैक में ना किसी अमवात की इत्तला मिली है, ना ही किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचने की इत्तला मिली है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बच्ची के ज़ख्मी होने की इत्तला है, उसके अलावा कोई ज़ख्मी भी नहीं है। तो ये जो अटैक ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स था वो इस तरह से डिज़ाइन था कि वो शो भी कर दे दुनिया को अपनी डिटर्मिनेशन, और वो अमेरिका को इस बात का मौका भी ना दे कि वो जवाब में ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकें। तो अब ये सवाल कि क्या ये कोई बड़ी रीजनल वॉर बन जाएगी? अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह अमेरिका ने अब तक ये नहीं कहा कि इसराइल को इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना ही इसराइल इस बारे में अब तक कोई फ़ैसला कर सका है। तो उससे ऐसा लगता है, अब तक की सूरत-ए-हाल से ऐसा लगता है ये कोई बड़ी रीजनल वॉर में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, इसके बारे में मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। जैसे-जैसे मुझे इससे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये सूरत-ए-हाल डेवलप होगी, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा।